हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। तो कैसे हैं आप लोग? कल हमने लाइव पेपर डिस्कस किया था और वो वीडियो ट्रेंडिंग में है साहब, ट्रेंडिंग 3। तो रिवॉल्यूशन तो अब आया है एजुकेशन इंडस्ट्री में। जब हम हमेशा से देखते थे कोई कॉमेडी कर रहा, कोई गाने गा रहा, कोई जोक सुना रहा और उसके वीडियो ट्रेंडिंग में जाते थे। सच में भारत बदल रहा है, हमारा देश बदल रहा है। आजकल लोग, मतलब पहले क्या था कि पेपर डिस्कशन कहां होता था? बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े कोचिंग के बंद दीवार के अंदर, बंद कमरों के अंदर। लेकिन आज पेपर डिस्कशन कहां होता है? आज पेपर डिस्कशन होता है पूरे इंडिया में, यूट्यूब पे लाइव, और उसको 20 लाख लोग से ज्यादा देखते हैं एक दिन में। इसको कहते हैं रियल रिवॉल्यूशन। रियल रिवॉल्यूशन, हर कोई, सब कुछ, एजुकेशन आज बंद कमरे से बाहर निकल के आपके सामने पहुंच चुका है। एजुकेशन बंद कमरे से बाहर निकल के आपके सामने पहुंच चुका है। अब सिर्फ कमी है ना, कमी है ना, तो बस इस बात में है कि आप डिसिप्लिन्ड नहीं है क्या? अगर कमी है तो क्या आप संघर्ष नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते? क्योंकि अब फैसिलिटी से और पैसे से सिलेक्शन नहीं होगा। अब अगर सिलेक्शन होगा तो मेहनत करने से होगा और जान लगाने से होगा। क्योंकि कंटेंट की कमी नहीं है, कंटेंट की कमी नहीं है। पहले कंटेंट मिलता था बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े कोचिंग के बंद कमरे के अंदर, और बाहर से लोग सोचते थे क्या होता होगा यहां। बड़ा भौकाल होता था यार, बहुत बड़ा भौकाल होता था। और बहुत भौकाली कोचिंग, बहुत भौकाली मास्टर, क्या कर रहा पता नहीं अंदर बंद कमरे में, ऐसा क्या होता है। लेकिन आज वो सारा चीज आपके सामने है, सारा कंटेंट आपके सामने है, यूट्यूब पे है, हमारे अफोर्डेबल लो कॉस्ट ऐप की बैच में है। बस अगर कमी है कहीं तो डेडिकेशन, मेहनत, डिसिप्लिन की। और अभी जो तू कुछ भी आप कमेंट कर रहे हैं, कुछ भी आप कमेंट कर रहे हैं, जो कि मैं देख पा रहा हूं कि ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, यकीन बैच के बारे में बताइए। तो देखो, एक चीज तो जानती हो, अलग सर हमेशा ऐसा कुछ करते हैं, है ना सर से, जो आप कहते हो वो ऑलरेडी हो चुका होता है। तो आप जितना सोचते हैं, जितना आप उम्मीद रखते हैं, हमेशा उससे आपको ज्यादा मिला है या नहीं। लेकिन हाँ, ये बात है, ये बात है, जैसे एक छोटा बच्चा जब तक रोता नहीं है उसको माँ उसकी माँ दूध नहीं पिलाती है। वो एकदम बात सही है ना। एक छोटे बच्चे के लिए सब कुछ होती है माँ। हम तो जब तक वो रोता नहीं है, जब तक वो डिमांड नहीं करता है, तब तक माँ उसको दूध नहीं पिलाती। तो वैसे ही बात है, जब तो आपको लगता है कि जब तक हम डिमांड नहीं करेंगे शायद हमें तब तक मिलेगा नहीं, नहीं, वो मिलेगा। तुम नहीं भी रोगे ना, नहीं भी डिमांड करोगे ना, तुम नहीं भी कुछ करोगे ना, तो भी तुम्हारी भावना, तुम्हारा डिमांड अलग सर जानते हैं, समझते हैं और पहचानते हैं। तो वो कुछ मिलने वाला है आपको यकीन बैच में, जो आपको ने सोचा भी नहीं होगा। अरे इतना कुछ करेगा तेरा अलग, इतना कुछ करेगा तेरा अलग, किसी ने सोची ना होगी कितना कुछ करेगा तेरा अलग। तेरा भाई अलग, अलग भांडे सरी करेंगे, मैं क्या करूंगा। इतना कुछ देगा यकीन बैच में तेरा अलग, इतना कुछ देगा यकीन बैच में तेरा अलग, तूने सोची ना होगी कितना कुछ देगा तेरा अलग पांडे सर।
अलग पांडे सर, अलग तो मैं ऐसे रिदम के लिए बोल गया, सॉरी, है ना। तो चलो सबसे पहले एक बात मैं बताऊं कि कल हमने फिजिक्स का पेपर डिस्कस किया था और सारे सवाल के सॉल्यूशन मैंने आपको बताए थे, सब कुछ क्लियर वे में कर दिया। तो आज हम सवाल के सॉल्यूशन नहीं बताने हैं। दूसरी बात, कोई मल्टीपल बैच से मैं कंटेंट उठा के आपके सामने नहीं रखने जा रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक बैच, मैं उम्मीद का कंटेंट नहीं लेके आया हूं, मैं किसी क्रैश कोर्स का कंटेंट लेके नहीं आया हूं, मैं लक्ष्य का कंटेंट लेके नहीं आया हूं, मैं अर्जुना का कंटेंट लेके नहीं आया हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक बैच। ये बड़ा फर्क है, ये बड़ा फर्क है। अगर मैं बैठूं कि यार 50 सवाल नीट में पूछा है और मैंने 5 बैच पढ़ाए हैं, तो 5 बैच से तो मैं निकाल ही दूंगा कि नीट में जो मैंने पढ़ाया वही आया। नहीं नहीं, मैंने उम्मीद का कंटेंट नहीं लाया, मैंने मैराथन का कंटेंट नहीं लाया, मैंने क्रैश कोर्स का कंटेंट नहीं लाया, मैं लक्ष्य का कंटेंट नहीं लाया, मैं ये कि अर्जुना का कंटेंट नहीं लाया। अगेन आई रिपीट, मैं एक भी स्लाइड अर्जुना का लेके नहीं आया हूं, मैं एक भी स्लाइड लक्ष्य का लेके नहीं आया हूं, मैं एक भी स्लाइड उम्मीद का लेके नहीं आया हूं, मैं एक भी स्लाइड मैराथन का लेके नहीं आया हूं, मैं एक भी स्लाइड क्रैश कोर्स का लेके नहीं आया हूं। मैं स्लाइड लेके आऊं 100% यकीन 22 का। आपको पीछे क्या कहते हैं उसको, पीपीटी के डिजाइन से समझ में आ जाएगा कि सारा का सारा कंटेंट यकीन बैच का है। फिर भी एक बात और मैं बता देता हूं कि बेटा, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मेरे पढ़ाए हुए नोट से ही सारे सवाल आए हैं और सिर्फ पीडब्ल्यू में जो टीचर पढ़ाए वही से नोट से सवाल आए। बेटा सब लोग लगभग उतना ही पढ़ाते हैं, सब लोग ठीक पढ़ाते हैं, ठीक है, ठीक है ना, सब लोग उतना पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं। सब लोग बेसिक फॉर्मूला बताते हैं, सब लोग कराते हैं, ठीक है। हम भी यकीन बैच में उतना ही मेहनत करते हैं, हम आपको रिवीजन भी कराते हैं, हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराते हैं, असाइनमेंट भी देते हैं। चलिए तो फटाफट देखते हैं कि सवाल कहां से नीट में आया था। पहला ही सवाल थोड़ा सा फ्रेम करने में एनटीए वालों ने गलत कर दिया, मुझे उम्मीद है इसमें आपको मिलने वाला है बोनस मार्क्स। क्या था सवाल? When a two monochromatic light of frequency nu and nu naught by 2 incident on a photoelectric metal, their stopping potential is Vs by 2 and Vs. Stopping potential Vs by 2 and Vs. वही सवाल, exactly same सवाल, जरा देखना ध्यान से, exactly same सवाल। फर्क क्या है? वेवलेंथ लेमडा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल देखो यहां पे V है, देखो वेवलेंथ लेमडा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V, यहां देखो, यहां पे फ्रीक्वेंसी न्यू तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तुम्हारा दिया है न्यूनेस बाई 2, फ्रीक्वेंसी न्यूएस बाई 2। देखो यहां पे क्या किया, रेडिएटिव वेवलेंथ 2 लेमडा, तो यहां पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या कर दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल कर दिया न्यू नॉट बाई 2। क्या पूछा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल न्यू नॉट बाई 2 दे दिया है। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है सेम विद रेडिएशन वेवलेंथ इतना, क्या पूछा है? मेटालिक विद रेडिएशन वेवलेंथ लेमडा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज न्यू, सेम सर्फेस विद रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 2 लेमडा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, देन फाइंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अच्छा सवाल थोड़ा सा गलत टाइप था तो मैंने ठीक किया था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहां भी क्या पूछा है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दोनों में फर्क इसमें है कि इसने फ्रीक्वेंसी देके पूछा, इसने मैंने वेवलेंथ देके पूछा था। क्लियर है क्या? सेम टू सवाल देखिए मैच कर रहा, कैलकुलेशन सवाल का सॉल्यूशन सेम उसी तरीके से किया गया है। देखिए आइंस्टाइन का फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन लगाया गया, देखो एज इट इज, ठीक है। छोटा सा यहां पे एक डिफरेंस था कि मैंने कराया था फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के टर्म्स में, इसने फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में दिया था। दूसरा सवाल सेम ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, देखिए प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बनाए, ये नीट का पेपर है। फोर्थ ग्राफ, थर्ड ग्राफ, सेकेंड ग्राफ, वन ग्राफ। यहां पे देखिए फर्स्ट ग्राफ, सेकंड ग्राफ, थर्ड ग्राफ, वन ग्राफ। यहां पे थर्ड एडियाबेटिक है, यहां पे भी देखो सेकंड एडियाबेटिक है, बस नंबरिंग चेंज कर दिया है। सेम टू सेम ग्राफ, सेम पैटर्न। देखो आइसोकोरिक, देखो चौथा पहला आइसोकोरिक, ये तुम्हारा आइसोबारिक, सेम। हम वही पढ़ाते हैं जो नीट में आता है। देख ये ग्राफ पढ़ाया था, यकीन का पीपीटी है, ये ग्राफ पढ़ाया था, देखो यहां से ये सवाल डायरेक्ट आया है। नेक्स्ट देखते हैं, पीएन जंक्शन डायोड को सीरीज में लगा के उसका पोटेंशियल डिफरेंस हम कंपेयर करते हैं। देखो यहां पे फॉरवर्ड वाइस में आइडियल डायोड है, देखो ये सवाल सारे टाइप के मैंने कराए हुए थे। देखो डायोड को हमने सीरीज में लगाया है, 0.7 वोल्ट 0.3 वोल्ट पोटेंशियल है, अलग अलग तरह का डायोड है, एक सिलिकॉन है एक जर्मेनियम है, तो दोनों का पोटेंशियल अलग आया है। सेम तरह का डायोड होगा तो दोनों में सेम पोटेंशियल ड्रॉप होगा। देखो एक्जैक्टली सेम सवाल, एक्जैक्टली सेम सवाल। नेक्स्ट देखना बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम ये देखो प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव में सम सेम टू सेम, स्पीड ऑफ ईएम वेव 1 अपॉन रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, स्पीड ऑफ ईएम वेव इन अ मीडियम 1 अपॉन रूट अंडर म्यू एप्सिलॉन। यहां पे स्पीड ऑफ ईएम वेव 1 अपॉन रूट अंडर म्यू एप्सिलॉन,
देखो म्यू बटा एप्सिलॉन गलत, एप्सिलॉन बटा म्यू गलत, बराबर नहीं होता, ये आंसर है। देखो स्पीड ऑफ लाइट का भी फॉर्मूला बताया, दिख रहा है C इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, V का भी फॉर्मूला बताया, दोनों को नेक्स्ट पेज पे ड्राइव करके रिलेशन भी दिखाया। नेक्स्ट देखिएगा प्लीज, प्लेन एंगल, यहां देखिए प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, यहां पे क्या लिखा हुआ है पढ़ो, खुद पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है कमेंट बॉक्स में, मुझे यह दिखना चाहिए कि तुम ये पढ़ के बता रहे हो कि क्या लिखा हुआ है। हैव यूनिट बट डज नॉट हैव डायमेंशन, देखिए क्या लिखा हुआ है, यूनिट बट नो डायमेंशन, ऑप्शन बी आपका आंसर था। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, यकीन का पीपीटी है, यकीन का पीपीटी है, देख लीजिए ध्यान से। क्या लिखा हुआ है, हैव यूनिट बट डज नॉट हैव डायमेंशन। अच्छा ये पता है कहां पर आया था, हमने बेसिक मैथ में सेम चीज दोबारा मैंने रिपीट किया था यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाते समय, 2 बार पढ़ाया मैंने, 1 बार नहीं, ये चीज मैंने 2 बार पढ़ाया। तो बताओ भाई क्या लिखा हुआ है ये, अरे बताओ ना क्या लिखा हुआ है, हैव यूनिट बट नॉट हैव डायमेंशन, यहां क्या लिखा हुआ है, हैव यूनिट बट नो डायमेंशन। देखिए नेक्स्ट देखिएगा प्लीज, नेक्स्ट देखिएगा प्लीज, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये देखिए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट देखिए बेटा, स्टेटमेंट, यकीन का पीपीटी है, स्टेटमेंट क्या आएगा 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। बड़ा बढ़िया से मैंने दूसरे कलर से लिखा था, देखो बाकी व्हाइट में लिखा है, देखो ग्रीन कलर से लिखा है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। बोलो समझ आ रही है, देखो सेम टू सेम है क्या, सेम है क्या एकदम, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस में ये कराया था, समझ आ रहा। हाँ कमेंट भी करिएगा आप, अपना सही आंसर कमेंट भी करिएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट सवाल देखिए बेटा, नेक्स्ट सवाल देखिए, सेम सेम YDSC का सेम, इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ए स्टूडेंट ऑब्जर्व्ड 8 फ्रिंज दिस वेवलेंथ पे, तो इस वेवलेंथ पे कितने फ्रिंज, इस वेवलेंथ पे कितने फ्रिंज, तो क्या लिखा, फॉर्मूला लिखा y बराबर n लेमडा कैपिटल dy स्मॉल डी। क्या चेंज किया सर, इसमें फ्रिंज विड्थ चेंज नहीं हो रहा, स्क्रीन और सोर्स के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, क्या चेंज हो रहा, नंबर ऑफ फ्रिंज एंड लेमडा। यहां देख कैपिटल डी और स्मॉल डी कांस्टेंट है, n1 लेमडा 1 बराबर n2 लेमडा 2, तो n1 बाई लेमडा 2 बराबर n1 n2 बराबर लेमडा 2 बाई लेमडा 1। ये देख n1 n2 बराबर लेमडा 2 बाई लेमडा 1, सेम, और इत्तेफाक से नीट 2013 का ही सवाल है ये, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा प्लीज, नेक्स्ट देखिएगा प्लीज, इफ सोप बबल एक्सपैंड देन प्रेशर इनसाइड द बबल। देखिए सवाल कराया था, सवाल कराया था, क्या सवाल कराया था कि दो हमने स्फीयर को, एयर बैलून है उसको कनेक्ट कर दिया, तो बताओ एयर से, एयर कहां से कहां फ्लो करेगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एयर फ्लो करेगा। इसका मतलब है कि जिसका रेडियस छोटा है वहां से एयर बड़े वाले की तरफ जाएगा, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस होता है, अगर ड्रॉप की बात करें तो 2s/r, सो बबल की बात करेंगे तो 4s/r। तो जिसका रेडियस छोटा उसमें प्रेशर हाई होता है ना बेटा। तो यहां कह रहा कि एक्सपैंड कर रहा, बड़ा हो रहा, तो जो बड़ा होगा उसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा, जो बड़ा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि बड़े होने पे रेडियस बढ़ेगा। वही चीज यहां पे मैंने बताया था कि छोटा ड्रॉप हाई प्रेशर पे होगा, बड़ा ड्रॉप लो प्रेशर पे होगा, तो बड़ा ड्रॉप बढ़ने पे प्रेशर डिक्रीज करेगा अंदर में। नेक्स्ट देखिए ऐसा लग रहा कि एनटीओ वाले ने पीपीटी निकाल के सवाल बनाया है क्या, देखो एकदम सेम सवाल, देखो स्ट्रेट लाइन ऑप्शन सी, देखो यहाँ पे ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन देखो ये पहले गया स्ट्रेट लाइन भरा फिर सैचुरेट हो गया, देखो स्ट्रेट लाइन भरा फिर सैचुरेट हो गया, ये आंसर आ रहा बी। टर्मिनल वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ, टर्मिनल वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ, देखिए फ्लूइड में कराया ये चीज। नेक्स्ट देखिएगा, ये सवाल में कई लोग कंफ्यूज थे, कई लोगों का चर्चा चल रहा था, बहुत हॉट डिस्कशन चल रहा था, मेरे पास कई लोगों का मैसेज आया कि सर ये वाला जो सवाल है ना वो थोड़ा सा डाइसी लग रहा है, इसमें डाउट है, शायद तुम्हें भरोसा ना हो, लेकिन बहुत सारे लोग डाउट में थे, बहुत सारे लोग डाउट में थे कि इसमें कुछ डाउट लग रहा है, कंफर्म नहीं है। लो कंफर्म तो मैंने यकीन बैच में कर दिया था, ध्यान से देखो। बायट-सेवर्ट लॉ गिव्स द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ इनफाइनाइटली स्मॉल कंडक्टर, इसमें किसी को डाउट नहीं, डाउट इसमें था कि बायट-सेवर्ट लॉ इज एनालॉगस ऑफ कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ चार्ज क्यू, विद द फॉर्मर
बीइंग रिलेटेड टू द फील्ड प्रोड्यूस बाय द स्केलर सोर्स ना, आइडियल वेक्टर होता है और बीइंग प्रोड्यूस बाय द वेक्टर सोर्स चार्ज, नहीं चार्ज स्केलर होता है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये मैंने यकीन बैच में पढ़ा दिया था पहले ही, ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, यहां पे बड़ा कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द स्केलर सोर्स, ले बेटा, एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द वेक्टर सोर्स। एनसीईआरटी का लाइन है ये, एनसीईआरटी का लाइन है। तो कई लोग कहते हैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ाते हम, ये एनसीईआरटी पढ़ा रहे। देखिए ये एनसीईआरटी पढ़ा रहा है, वेक्टर सोर्स स्केलर सोर्स, देखिए एनसीईआरटी पढ़ा रहा है बेटा। एनसीईआरटी में जो काम की चीजें हम पूरा पढ़ाते हैं, जो काम की चीजें हम पूरा पढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, 2 बार कराया मैंने, यकीन बैच में 2 बार कराया है, 2 बार कराया है। एक बार करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते समय और एक बार सेमीकंडक्टर पढ़ाते समय। ध्यान से देखिएगा, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो कंडक्टर का रेसिस्टेंस देखिए बढ़ रहा है और सेमीकंडक्टर का रेसिस्टेंस घट रहा है। पहले स्क्रीनशॉट ले लिया, थोड़ा पढ़ाने देता स्क्रीनशॉट लेने की बड़ी जल्दी थी मुझे। देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेसिस्टेंस देखो यहां पे बढ़ रहा है और यहां पे रेसिस्टेंस घट रहा है। समझ आ रहा? नेक्स्ट देखिए बेटा, चलो चलो। द एनर्जी दैट विल आइडियली रेडिएट बाय द इतना किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर। देखो क्या लगेगा फॉर्मूला सर? फॉर्मूला लगेगा पावर का, पावर होता है टोटल एनर्जी बाय टाइम, यही होता है। देखो यह पावर का फॉर्मूला लगा, P इज इक्वल टू, यहां पे क्या पूछा था? वेवलेंथ कितना इमिट होगा अगर पावर दिया हो तो। देखो अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट 200 वाट, यहां पे देखो क्या है 100 किलोवाट, इतना फोटॉन्स पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटोन दे दिया था तो वेवलेंथ पूछा था, यहां पे फोटोन नहीं दिया, इसने दे दिया पावर दे दिया, टाइम देके एनर्जी पूछ ले। वही फॉर्मूला है, यहां पे E को हम रखेंगे अगर NHC बाई लेमडा इंटू टी, ये P के बराबर आ जाएगा। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल सवाल करा था, यहां पे एकदम आसान पूछ लिया है, एकदम आसान पूछ लिया। देखिए बेटा, हम फॉर्मूला सीट में भी दिखा सकते थे, सारा का फॉर्मूला एक साथ लिखा हुआ है, यहां पे तो इसलिए दिखा रहा है कि इस पे सवाल भी कराए, सवाल भी कराए। नेक्स्ट, two hollow conducting sphere radius r1 and r2, r1 is greater than r2, have equal charges, the potential would be। सुनो, याद है एक कराया था कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो तो बाहर वाले की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, अंदर वाले की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, अंदर वाला स्फीयर हाई पोटेंशियल पे होता है। ये भी करने की जरूरत नहीं, यहां पे मैंने बताया था कि इनर सरफेस एट अ हायर पोटेंशियल। देखो यहां पे लिखा हुआ है, तुम नहीं पढ़ पा रहे हो तो इसको बड़ा करके दिखाता हूं। ये देख क्या लिखा हुआ है, यहां देखो क्या लिखा हुआ है, यहां देखो क्या लिखा हुआ है, इनर सरफेस एट हायर पोटेंशियल, जिसका रेडियस छोटा है वो हायर पोटेंशियल पे है, वही है ये सवाल। बाकी पोटेंशियल की वैल्यू होती है के क्यू बाई आर, चार्ज सेम दे दिया तो जिसका रेडियस छोटा उसकी पोटेंशियल ज्यादा, यहां लिखा भी है सवाल कराने के बाद। लैंग्वेज, बच्चा कहता है कि सर नोट्स, देखो नोट्स कितने जोरदार बनते हैं। सेम सवाल पावर का, भाई साहब सेम सवाल, सेम पैटर्न में सेम चीज, देख ले एक बार, तू खुद ही पढ़, नहीं पढ़ो, पढ़ो एक बार, देखो देखो सवाल का पैटर्न देखो और चीजें देखो, सब कुछ सेम, सेम कंसेप्ट सब कुछ। एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट ऑफ मैक्सिमम लोड 2000 केजी, यहां पे 1500 केजी। एलिवेटर प्लस पैसेंजर, देख लिफ्ट प्लस पैसेंजर, देख एलिवेटर प्लस पैसेंजर, लिफ्ट प्लस पैसेंजर इज मूविंग अप विथ कांस्टेंट स्पीड 1.5, यहां पे 2 मीटर पर सेकंड। द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन 3000 न्यूटन, यहां देख फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन 3000 न्यूटन। अरे भाई साहब मेरे पीपीटी बना के डेटा चेंज कर रहे हो क्या? अच्छा तो इसका भी कर लेते। 3000 न्यूटन, 3000 न्यूटन, फाइंड द मिनिमम पावर, find the minimum power delivered by the motor in the lift in watt, find the minimum power delivered by the motor in the lift। ये ले सेम सवाल, सेम डेटा सहित सेम है, एक डेटा भी सेम है। क्लियर है क्या ये बात? क्लियर है क्या ये बात? ये सब कुछ हम कराते हैं सवाल बेटा, जहां से पेपर आता है वो है यकीन बैच का नोट्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट भाई साहब यहीं से नोट से सवाल बना है, नोट से सवाल बना है। द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ de Broglie wavelength lambda of a particle and associated with a momentum p और lambda ग्राफ, देखो फर्स्ट ऑप्शन यहां पे, देखो फर्स्ट ऑप्शन यहां पे एग्जैक्टली सेम। क्या कहते हो? कुछ कहो, कुछ तो कहो, कुछ कहो, नहीं कुछ तो बनता है, कहोगे यार ऐसे नहीं, कुछ तो कहो।
ले, अच्छा ऑप्शन भी 2-3 ऑप्शन भी सेम बना है और लैंग्वेज भी सेम है। देखो This graph shows the variation of de Broglie wavelength. देखो variation of momentum with de Broglie wavelength. Next. Two resistor इतना are connected in a parallel in electric circuit. Then the ratio of thermal energy developed in इतना देखो parallel combination. Parallel combination में देखो यहां पे क्या लिखा है, in parallel combination, potential same, तो power inversely proportional to R, तो P1 by P2 is equal to R2 by R1. नहीं दिख रहा क्या? दो क्या बोला, पैरेलल, पैरेलल इलेक्ट्रिकल सर्किट, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पोटेंशियल कांस्टेंट, तो पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, देखो पावर का रेशियो। और दिखाते, आओ और दिखाते और दिखाते हैं, और दिखाते हैं, एक जोरदार चीज दिखाते हो, एक जोरदार चीज दिखाते हैं, एक जोरदार चीज दिखाते हैं, आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि नीट की पीपीटी से डेटा चेंज करके सवाल बनाया गया है। A long solenoid of radius 1 mm 100 tons per mm, लो long solenoid of 50 cm length having 100 tons, देखो 100 tons per mm, यहां पे बोला है 50 cm में 100 tons, carries current 2.5, carries current 1 ampere. If 1 ampere current flows in the solenoid, magnetic field strength at the center of solenoid, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ सॉलिनॉइड, म्यू की वैल्यू दे दी म्यू की वैल्यू दे दी। फर्क बस इतना है कि इसमें 1 एम्पियर करंट बह रहा है, इसमें 2.5 एम्पियर करंट बह रहा है, फर्क बस इतना है, फर्क बस इतना, देखो फर्क बस इतना ही है। तुम कहते हो कि इज योर नोट्स इज सफिशियंट, इज योर नोट्स इज सफिशियंट, बताओ सवाल कहां से, बताओ एक भी सवाल। अच्छा एक चीज और, मैंने डीपीपी नहीं लाया, सुनिए ध्यान से, मैं डीपीपी नहीं लाया, बवाल मच जाएगा अगर डीपीपी अलग लाऊंगा तो। मैं डीपीपी नहीं लेके आया हूं, मैं टेस्ट पेपर लेके नहीं आया हूं, सिर्फ यकीन का क्लास नोट्स लेके आया हूं, किसी और बैच का भी क्लास नोट्स नहीं लेके आया हूं, सिर्फ यकीन का क्लास नोट्स लेके आया हूं। आई रिपीट, मैं डीपीपी नहीं लाया, डीपीपी ले आता तो बवाल ही मच जाता, सिर्फ क्लास नोट्स, सिर्फ क्लास नोट्स। A square loop of side 1 meter and resistance इतना, placed in a magnetic field इतना, magnetic field इतना, if the plane of the loop perpendicular to the direction of magnetic field then magnetic flux through the loop। देखो बहुत आसान सवाल है, फाई बराबर बी डॉट ए करना है, अच्छे सवाल इनफैक्ट मैंने करा है यहां पे कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एस, where S find the magnetic flux through surface S dash in uniform magnetic field exists in the space इतना, find the magnetic flux। यहां पे 3 ऑप्शन, मतलब सवाल के 3 पार्ट थे, फाई बराबर बी डॉट ए से करना है, ये रहा आपका फाई बराबर बी डॉट ए, देखिए फाई बराबर बी डॉट ए, ये तो बहुत आसान है, डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दे दिया, साइड लेंथ दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, ये तो और आसान है, ये तो और भी सोचना था थोड़ा। नेक्स्ट कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर and the radius इतना, has electrical resistance 10 ohm, the current density in the wire for the electric field strength इतना is, क्या यूज करना था, J बराबर सिग्मा E, बताओ J बराबर सिग्मा E, मतलब 1 अपॉन सिग्मा रो हो जाता, E बाई रो यूज करना था तुम्हें, इनफैक्ट तुम्हें क्या यूज करना था, E बाई रो, तो रो और J का फॉर्मूला चाहिए, रो और J का फॉर्मूला चाहिए, इसमें देखो रो और J का फॉर्मूला चाहिए, इसमें देखो J बराबर सिग्मा ई, देखो सर ऐसे तो रो कहां से निकालेंगे, रेसिस्टेंस कहां से निकालेंगे, देखो रो सिग्मा ये रहा, J ये रहा। नेक्स्ट सारा फॉर्मूला दिया होता, डायरेक्ट ये वैल्यू नहीं दिया, फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकालना था। नेक्स्ट देखते हैं, सेंटर ऑफ मास, टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड बाय द 2 ends ऑफ द रिजिड रॉड। पता है डीपीपी में भी सवाल प्रैक्टिस के लिए अलग सवाल हम देते हैं, ये तो क्लास नोट्स है, अलग सवाल देते हैं, उसमें तो एग्जैक्टली यही डेटा पे सवाल था डीपीपी में, सेम मुझे याद है 20/3 टेस्ट में सवाल था,
और यहां पे देखो ये मैंने फॉर्मूला बता रहा हूं, फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो M2 पे 0,0 मान लिया, यहां पे हमने मान लिया R,0, तो R सेंटर ऑफ मास होगा M2R बटा M1 प्लस M2, सेम फॉर्मूला लगना था। अरे झूठ बोल के थोड़ी ना जाऊंगा, बाद में तुम पकड़ लोगे कि अलग फॉर्मूला लग रहा है, सेम फॉर्मूला लगना था। 10 kg 20 kg मास दिया हुआ इसका 10 kg, इसका 20 kg, रखो यहां पे 20 इंटू आर की वैल्यू कितना दिया हुआ 10 मीटर, तो 20 इंटू 10, तेरे सामने सॉल्व करता हूं, 20 इंटू 10 बटा 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 कितना आएगा 30, 0 से 0 कटेगा, 20 बटा 3 आंसर है। ठीक है, एक बच्चा कुछ कह रहा है 15 क्वेश्चन में कुछ कहना चाह रहा है, द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन de Broglie wavelength ऑफ द पार्टिकल। आ गया से बेवकूफ, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, तो लेमडा और पी का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक तो बनेगा। कोला का क्वेश्चन नंबर 15 का सवाल गलत बता दिया। एक तो सेम डेटा से सवाल आया, देखो सेम सवाल, अगेन सेम सवाल। भाई साहब मेहनत किया, मेहनत, और मेहनत का जब फल मिलता है ना तो मजा आ जाता है। देखो अ सेल ऑफ मास m रेस्ट, देखो बॉडी ऑफ मास 4m इज लाइंग इन xy प्लेन एट रेस्ट, सडनली explode into 3 fragment, suddenly explode into 3 pieces, 2 of each mass m moves perpendicular, देखो 2:1, fragments having equal mass fly off along mutually perpendicular with speed v, then speed of the third fragment। लो सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो बेटा, सवाल देखो यहां पे सवाल, body of mass 4m lying in xy plane suddenly explode into 3 pieces, suddenly explodes into 3 pieces, 2 pieces each of mass m move perpendicular with speed v, then total kinetic energy, total kinetic energy के लिए देखो यहां पे मैंने स्पीड पहले निकाला, देखो सेम मतलब इस सवाल का 50% पार्ट है, इस सवाल का 50% पार्ट है ये। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए पहले मुझे इसका स्पीड निकालना पड़ेगा, फिर सबकी काइनेटिक नहीं जोड़ूंगी, इसमें बस इसका स्पीड पूछा। सेम देखो, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर गए तो इनका रिजल्टेंट मोमेंटम इधर होगा, थर्ड इधर जा रहा। नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्या होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी? देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट मास पर फोर्स पर यूनिट मास। देखिए फोर्स पर यूनिट मास, आई को कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स पर यूनिट मास। देखिए तो यहां पे फोर्स पर यूनिट मास रखना था, 60 ग्राम मास दिया हुआ है, फोर्स 3 न्यूटन दिया हुआ है। भाई साहब ये रहा ना फॉर्मूला, फोर्स बटा मास आई होता है, तो फोर्स हो गया 3, मास हो गया 60 इंटू 10⁻³ सीधा आंसर आ रहा। और ये देखो रेशियो, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहां पे देखिए ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ का रेशियो लिखा हुआ है इधर, देखिए 5, 15, 25, 35, तो 5, 15, 25, 35 हो गया, 1, 3, 5, 7, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, टोटल 3 सेकेंड, टोटल 4 सेकेंड में रेशियो कितना है? तो देखो 5 मीटर, 20 मीटर, 45 मीटर, दोनों बताए हुए हैं यहां पे, दोनों बताए हुए हैं यहां पे। समझ आ रहा? समझ आ रहा? नेक्स्ट देखो, हां, बाइकॉन्वेक्स लेंस हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना, बीच ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज 3/2। ये मैंने क्लास में कराया था कि अगर तेरा मतलब स्पेशल पॉइंट लिखा था वो मैं इंक्लूड नहीं कर पाया, क्योंकि बेटा 200 वीडियो में से स्क्रीनशॉट निकालना एग्जैक्टली सवाल का बहुत मुश्किल था। ये मैंने कराया हुआ है नहीं, अगर कोई पुराना बच्चा देख रहा है तो बता दो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकस के बराबर होगा अगर लेंस ग्लास से बना हुआ है तो। हाँ सर कराया था। ये देखो पावर इज नथिंग बट 1/फोकस। देखो लोग कहते हैं ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा था, ये मैं क्या पढ़ा रहा हूं भाई, ये किन बैच में पढ़ाया मैंने? देखिए यहां मैं खड़ा हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ा रहा हूं जिसमें 1/f को यहां पे पावर लिखा है, तो पावर इज नथिंग बट 1/f। नेक्स्ट देखिए, डायमेंशन ऑफ दिस बिलोंग्स टू, ये रहा परमिएबिलिटी। देखो यहां पे बताया है, सवाल थोड़ा अलग तरीके से पूछा है, कंसेप्ट तो डिस्कस किया है हमने। परमिएबिलिटी का डायमेंशन देखिए निकाला है, फोर्स बिटवीन 2 करंट कैरिंग वायर के कंसेप्ट से। ये देखिए यहां पे हर चीज का डायमेंशन अलग से मैं डायमेंशन एनालिसिस में स्पेशल कैलकुलेट करके दिया था। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, परमिएबिलिटी, फोर्स बिटवीन 2 करंट कैरिंग वायर, F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2। देखो ये डायमेंशन निकाला है, फोर्स बटा I²। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? MLT-2 बटा I² है, ऊपर जाएगा तो एम्पियर का पावर -2। देखो क्या है ये, MLT-2 A-2। देखो MLT-2 A-2, देखना भाई, MLT-2 A-2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
नेक्स्ट देख, एंगुलर स्पीड ऑफ द फ्लाई व्हील मूविंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन चेंजेस फ्रॉम इतना टू इतना आरपीएम इन 16 सेकेंड। ठीक है, यहां पे देख, यहां पे देखो, देन एंगुलर एक्सेलरेशन इज, यहां पे क्या पूछा है, एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो, फ्लाई व्हील मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना अबाउट द सिमेट्रिक एक्सिस, रोटेट्स एट द रेट 240 आरपीएम। देखो बेटा, रोटेट एट द रेट 240 आरपीएम, क्या लिखा है, 240 आरपीएम। देखो यहां पे 1200 आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट से यहां तक गया है 16 सेकंड में। यहां पे क्या लिखा है, 240 आरपीएम, देन टॉर्क विच इज कैन स्टॉप द रोटेशन इन 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, यहां पे 16 सेकंड, यहां पे 60 सेकंड, बस फर्क कितना है। क्या अल्फा निकालोगे? हाँ, अल्फा निकालने के लिए आरपीएम को पहले चेंज करोगे फ्रीक्वेंसी में। हाँ देखो, पहले आरपीएम जो रिवॉल्यूशन पर मिनट है उसको फ्रीक्वेंसी में चेंज किया, पर सेकंड किया, फिर देखो यहां पे ओमेगा निकाला, ओमेगा से अल्फा निकाला, अल्फा ही यहां पे पूछा है बस। हमने तो टॉर्क भी निकाल के दिया आपको, हमने आपको टॉर्क भी निकाल के दिया, ये सिर्फ अल्फा पूछ रहा है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट, ये चीज एग्जैक्टली बेटा मैं वेवलेंथ का ऑर्डर आपको नहीं बताया था, आई एक्सेप्ट इट। मैंने क्या बताया था कि यार वेवलेंथ का ऑर्डर याद मत रखो, एनर्जी याद रखो, उससे वेवलेंथ निकाल लेना। लेकिन यहां पे 4 का एक साथ पूछ दिया, ये थोड़ा सा रटने वाला सवाल था, ये थोड़ा सा रटने वाला सवाल था। वैसे आप जानते हो कि एक्सरे जो होता है उसका वेवलेंथ इस ऑर्डर में होता है, तो आप यहां से रिलेट करके निकाल सकते हो, कोई खास बात नहीं। यहां पे मैंने सीरीज भी बताया था, गामा रे, एक्सरे, यूवी, अल्ट्रावायलेट, मैंने इस पे सबका एनर्जी बताया हुआ था नीचे, याद आया ये बात। यहां पे टेबल से याद रखने वाला एक सवाल आ गया था, ये कह सकते हैं कि इसने वेवलेंथ से पूछ लिया था। चलो अब हम थोड़ा एटीट्यूड ऐसा भी रखेंगे, कुछ थ्योरेटिकल चीजें याद रखने वाली भी करेंगे। पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सोर्स, पीक वोल्टेज को आरएमएस से कंपेयर करना है। ये लो, ये आरएमएस और ये रहा तुम्हारा पीक बाई √2, तो पीक क्या हो जाएगा, √2 इंटू आरएमएस। अरे दिख रहा है भाई मेरे, दिख रहा है, देख तेरा भाई कितना हैंडसम है यहां पे, वैसे नहीं है लेकिन देख यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, सारा एक का पीपीटी है। आई नॉट बाई √2 इज इक्वल टू आई आर एम एस, तो आई नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा √2 इंटू आई आर एम एस। क्लियर है क्या ये बात? नेक्स्ट, if the initial tension on a stretched string is doubled, initial tension in a stretched string is doubled, then the ratio of initial and final speed of the transverse wave along the string is, मतलब स्पीड और टेंशन के बीच में रिलेशन पूछा है। ले भाई, नोट्स सफिशिएंट है कि नहीं है? भाई साहब ये तो सबसे पहला फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया था ना, उससे सवाल पूछा। ये देख, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन, पहले टेंशन टी है, बाद में टेंशन को डबल कर दिया तो √2 टाइम्स बढ़ जाएगा, बस देखो √2 टाइम्स बढ़ जाएगा बस। भाई साहब मैंने तुम्हें टी और म्यू के टर्म्स में समझाया, फिर टी और रो और एरिया के टर्म्स में समझाया, फिर स्ट्रेस के टर्म्स में समझाया, फिर हुक्स चाचा को लाके इलोंगेशन के टर्म्स में समझाया, क्योंकि तार को खींचेंगे तो इलोंगेशन भी होगा, तार को खींचेंगे तो इलोंगेशन भी होगा। किस लिमिट तक जाके समझाया, इतना किसी किताब में भी नहीं लिखा होता है, यहां तक किसी किताब में भी नहीं लिखा होता है, जाके देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में भी नहीं है, जितना अंदर तक ले जाके आपको यहां पे सिखाया गया है। ये वेलोसिटी, ये टेंशन और एरिया के टर्म्स में, ये स्ट्रेस के टर्म्स में, ये इलोंगेशन के टर्म्स में। ये तो सिर्फ टेंशन पे पूछा था सवाल, ये तो सिर्फ टेंशन पे पूछा था सवाल। नेक्स्ट, ये लो सेम सवाल। क्या जोरदार पढ़ाते हो यार, गर्व हो रहा है मुझे आज अपने आप पर। ले भाई मेरे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ द टू पार्टिकल, देन फाइंड वीए बाई वीवी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द टू पार्टिकल, देन फाइंड वीए बाई वीवी, देन रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी, देन रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी। ये रहा 30 डिग्री 45 डिग्री, देखो यहां पे ये रहा तुम्हारा 30 डिग्री, ये 45 डिग्री पे एक लाइन है, लेकिन उससे 15 और है तो 60 हो जाएगा बस। सेम तरीके से निकालना है क्या, वेलोसिटी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू स्लोप है, पढ़ाया था। आगे देखो, आगे देखो, बहुत जोरदार बात, बहुत जोरदार बात भाई। एक्सपीरियंस इसको कहते हैं, पता है किसको कहते हैं एक्सपीरियंस? देख, इन हाफ वेव रेक्टिफायर इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज इतना हर्ट्ज, देन फाइंड आउटपुट फ्रीक्वेंसी, इसको कहते हैं एक्सपीरियंस। इसको कहते हैं एक्सपीरियंस।
ढूंढो इसमें एक्सपीरियंस कहां है, ढूंढो ढूंढो कहां है। देन द आउटपुट फ्रीक्वेंसी, देख रिपल फ्रीक्वेंसी आउटपुट फ्रीक्वेंसी बराबर इनपुट फ्रीक्वेंसी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी बराबर इनपुट फ्रीक्वेंसी। सर ये तो आपका लग रहा है कि आप लक्ष्य नीट में हो सर, पकड़ा गया चोरी, चोरी पकड़ा गया सर। स्लाइड लक्ष्य नीट का है सर, लक्ष्य नीट का स्लाइड आपने लगाया है बेटा। नीट में अभी मैं मैग्नेटिज्म पर आ रहा हूं, टी शर्ट पहन लिया था नीट का बस। पीपीटी यकीन का है पीपीटी यकीन का है, पीपीटी कहां का है, यकीन का है। कहां का पीपीटी है बेटा, देख इधर एग्जैक्ट लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ बोलो। रिपल फ्री आउटपुट फ्रीक्वेंसी बराबर इनपुट फ्रीक्वेंसी। टी शर्ट लक्ष्य नीट का पहना है क्योंकि नया नया मिला था और ये मुझे अच्छा लग रहा था, इसलिए पहन के मैंने यकीन में पढ़ाया था। अभी ये लक्ष्य में मैं मैग्नेटिज्म पढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ जायरेशन। देखो यहां पे रेडियस ऑफ जायरेशन हमने पढ़ाया है, रॉड का रेडियस ऑफ जायरेशन निकाला है। यहां पे रॉड का ही निकाल रहे थे, इधर डिस्क का निकाला है। ये देखो क्या पूछा है, रेडियस ऑफ जायरेशन डिस्क का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाया है, डिस्क का, रिंग का, सब पढ़ाया है। ये देखो, लाइट रेज फॉल ऑन द ग्लास सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 एट एन एंगल 60 डिग्री। √3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 60 डिग्री एंगल पे है। देन एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रेज वुड बी, ले दादा ले इधर अरे यार ये गलत पीपीटी यहां पे लग गया, नहीं 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 नहीं, ये मैंने पढ़ाया हुआ था, यहां पे स्क्रीनशॉट गलत लग गया बेटा एक। ये सेम सवाल मैंने ऑप्टिक्स पढ़ाते समय कराया था, सेम सवाल कराया था। एक्सचेंज हो गया होगा बेटा, फिगर मैं बताता हूं, एक्सचेंज हो गया होगा। अभी ऑप्टिक्स पढ़ाते समय यकीन में मैंने ये कराया था, भले ही रिवीजन के फॉर्मेट में ही कराया था मैंने, लेकिन ये कराया था कि मान लो यहां पे किसी एंगल ऑफ इंसिडेंट आई पे रे आया, रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, देखो रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे अगर 90 डिग्री पे आ गया तो इसका म्यू बताओ क्या होगा। इसने क्या बोला, म्यू दे दिया और तुमसे इन दोनों के बीच में एंगल पूछा, जस्ट उल्टा किया था बेटा, बस जस्ट उल्टा किया था। ये क्रिटिकल एंगल वाला सवाल है, पूछा था उसका है ये। देखो इधर, ये मैंने सवाल कराया था यकीन में, वो आ जाएगा अभी, मैं प्रूफ कर दूंगा, अभी आ जाएगा वो। ये देख भाई, कौन सा डीके है, ये सोडियम एक्स बना रहा है, ई प्लस निकल रहा है, न्यूट्रिनो निकल रहा है। यहां पे देखना, थोड़ा सा नजर जोरदार करके, ए भाई साहब तू नहीं मानेगा क्या, इधर देखना बेटा, अरे बड़ा हो जाए यार, यार चल कोई बात नहीं। देख देखो बेटा, ये है तेरा बीटा माइनस डी के, ये क्या है बीटा माइनस डी के, और यहां पे देखो ये है बीटा प्लस डी के। इस बीटा प्लस डी के में क्या हो रहा है, देखो ई प्लस, यहां पे देखना ई प्लस, यहां पे देखना न्यूट्रिनो, यहां देखना न्यूट्रिनो। यहां पे एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है तो इसका एक प्रोटॉन बस न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करना है, इसको 10 मास नंबर सेम रहेगा। ये बीटा प्लस डीके है, और तुम्हें पता है ये डीके बहुत जोरदार पढ़ाता हूं, अगर किसी ने पढ़ा होगा मेरे से तो। एक ही ग्राफ में बीटा प्लस बीटा माइनस अल्फा सारा आ जाता है। कितने लोगों को ये याद आ रहा है जल्दी बता दो। यहां पे ये जूम नहीं हो रहा मेरे से, पता नहीं क्यों। ये इक्वेशन ही देख के लग रहा है कि किसका इक्वेशन है, ये बीटा प्लस डीके का। बीटा प्लस डीके कैसे होता है, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन ग्राफ बनाते, देखो ये है तुम्हारा बीटा प्लस डीके, ये देखो बीटा प्लस डीके, ई प्लस न्यूट्रिनो, देखो ई प्लस न्यूट्रिनो, ई प्लस न्यूट्रिनो, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है बस। नेक्स्ट आइए इधर देखिए, T1 and T2 with the energy of an electron in the first and second excited state of the hydrogen atom respectively according to the Bohr's model and atom the ratio। अच्छा ये एनर्जी था ना एनर्जी भी पढ़ा, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट का होल स्क्वायर। स्क्रीनशॉट लेते समय यहां पे मैंने टाइम पीरियड समझ लिया था, टी को टाइम पीरियड का रिलेशन देखिए यहां पे बताया, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। यहां पे एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। और मैंने ये भी बताया था फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है नंबर ऑफ ऑर्बिट एक ज्यादा होगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट सेकंड, एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट थर्ड। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। 200 वीडियो में से बेटा निकालना, मतलब पता नहीं 600-700 घंटे के कंटेंट में से निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इन सीरीज एलसीआर सर्किट विद इंडक्टेंस 10 हेनरी, कैपेसिटेंस इतना,
रेसिस्टेंस 50 ओम कनेक्टेड टू द एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज। देखो बेटा एल दिया, सी दिया, आर दिया, और क्या पूछ रहा है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। बेटा जरा देखना ध्यान से, यहां पे जरा देखना ध्यान से, यहां पे क्या लिखा है मैंने, लैंग्वेज। बेटा लैंग्वेज बहुत अच्छी है हमारी। अ सीरीज एलसीआर सर्किट विद इंडक्टेंस इतना, देखो इन एलसीआर सर्किट इंडक्टेंस 8 हेनरी 10 हेनरी, कैपेसिटेंस 0.5, कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड, रेसिस्टेंस 100, रेसिस्टेंस 50, इन सीरीज देन रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखो रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, समझ आ रहा। सवाल कराए बेटा, थ्योरी नहीं, सवाल, थ्योरी पर आने के बाद सवाल। नेक्स्ट, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी इतना एट एन एंगल 60 डिग्री विथ वर्टिकल डायरेक्शन, द स्पीड ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट, देखो यहां पे एट टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच में एंगल क्या होगा। यहां पे बेटा कंसेप्ट मैंने ये सिखाया है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को वी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं, मैक्सिमम हाइट पे जाके इसकी वेलोसिटी वर्टिकल 0 हो जाती है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल बचती है। यही तो बोला है, एट एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट, यही तो है, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या होगी, यू कॉस थीटा। लेकिन तब जब एंगल आप हॉरिजॉन्टल से थीटा लेंगे, अगर वर्टिकल से थीटा लेंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यू कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा यू साइन थीटा। ये देखो मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी क्या होता है उसका कंसेप्ट, ये सवाल था, यहां पे कंसेप्ट पढ़ा है। नेक्स्ट, कैपेसिटर, सेम सवाल, सेम सवाल, एग्जैक्टली सेम सवाल। कितना पढ़ा देता हूं मैं, नोट्स इज सफिशिएंट और नॉट, नोट्स इज सफिशिएंट और नॉट, ये देख ले, आज के बाद दोबारा मत पूछना, ये तो बहुत मारता हूं मैं, दोबारा मत पूछना, देख ले इधर। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस इतना, देख, अ कैपेसिटर चार्ज बाय द बैटरी, देन बैटरी इज रिमूव्ड, another identical uncharged capacitor is connected in a parallel, then total electrostatic energy of the resulting system। देख यहां पे क्या पूछा है, the electrostatic energy stored by the system, यहां पे the total electrostatic stored by the resulting system। देख ले फिगर, देखो सवाल का और जो मैंने कराया उसका फिगर देखो, सेम फिगर सेम डायग्राम बनाया क्या, सेम फिगर सेम डायग्राम बनाया क्या, देख लीजिए प्लीज, देख लीजिए प्लीज। देखो दो कैपेसिटर है, सॉरी एक कैपेसिटर है बैटरी से चार्ज किया, देखो एक कैपेसिटर है बैटरी से चार्ज करा, ये डायग्राम तुम्हें एनटीए वालों ने दिया है। उसके बाद उन्होंने बताया कि इस कैपेसिटर को इस कैपेसिटर से जोड़ रहे, दोनों आइडेंटिकल है, यहां भी दोनों आइडेंटिकल है, देखो दोनों आइडेंटिकल है, देखो दोनों आइडेंटिकल है, दोनों आइडेंटिकल है। कॉमन पोटेंशियल निकाला, यहां भी कॉमन पोटेंशियल निकाल के सॉल्व किया था, समझ आ रहा है एकदम जोरदार तरीके से। और देखोगे, ये देखो, अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर इतना स्प्लिट टू न्यूक्लियाई having mass number 125 and 64, क्या है बेटा 125 and 64, then ratio of the radius, ये देखो the ratio of the radius, यहां पे देखिएगा प्लीज, the ratio of the radius of एल्यूमिनियम 27 125, यहां पे क्या है 125 एंड 64, बस फर्क ये है कि यहां पे दिया है बेटा 125 एंड 64, यहां पे भी है 125 एंड 27, बस यही फर्क है, बस इतने का फर्क है। सर ये तो सवाल आपने दिया था, सॉल्व कहां कराया है, अरे सॉल्व थोड़ी देर बाद कराया, स्क्रीनशॉट पहले ले लिया है। चल इधर, Wheatstone bridge, a Wheatstone bridge is used to determine the value of unknown resistance x, पर आते Wheatstone bridge, ये देखो, ये रहा Wheatstone bridge, पूरा कंसेप्ट बताएं। बट इसमें एक कंसेप्चुअल चीज पूछ लिया, यहां पे एक छोटा सा कंसेप्चुअल चीज पूछ लिया। क्या कंसेप्चुअल चीज पूछा है वो देखो, इसने बोला कि y के मेजरमेंट में, मान लो ये तीनों नोन है, हम y को मेजर कर रहे हैं, तो y के मेजरमेंट में एरर कम कब होगा। देखो ऐसा है कि अगर आप ये बटा ये इसका रेशियो P बटा Q का रेशियो अगर x बटा y के रेशियो के बराबर है, तो इसको कहते हैं हम बैलेंस Wheatstone bridge। इस केस में अगर हमें ये और ये पता है तो ये हम निकाल सकते हैं, बहुत इजी, ये हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि इसकी वैल्यू है 2 ओम, इसकी है 4 ओम, इसकी है 8 ओम, तो ऑब्वियसली बात ये 16 आ जाएगा। लेकिन लगातार करंट के फ्लो करने से टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी बढ़ती है जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, तो इसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ जाएगी, इसकी वैल्यू कम बढ़ेगी, तो बैलेंस नहीं होगा Wheatstone bridge, इसमें एरर आ सकता है। लेकिन सोचो कि अगर पी क्यू और एक्स वाई की वैल्यू बराबर 2-2 ओम हो, तो कितना भी टेम्परेचर बढ़ जाए, इसका चेंज इन रेजिस्टेंस इसका चेंज इन रेजिस्टेंस सेम आएगा। ये बैलेंस Wheatstone bridge हमेशा बैलेंस रहेगा, एरर नहीं देगा। तो ये एरर कम तब देता है जब ये दोनों और ये दोनों क्या हो, इक्वल हो। नेक्स्ट देखिए,
volume occupied by the molecules contained in इतना kg water at STP, then intermolecular force vanishes away. ये सवाल नहीं कराया था मैंने. यहां पे ये समझना है कि PV इज इक्वल टू एनआरटी जो आप गैस के लिए लगा सकते हैं, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स वैनिश कर गया लिक्विड के बीच में तो PV और एनआरटी को ये फॉलो करेगा. उसको सॉल्व करके ये आप आंसर निकाल लेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, 2 point charge plus q and minus q and plus q are placed at a distance L as shown in a figure. Then magnitude of electric field intensity as a distance R varies as. देखिए, magnitude of electric field intensity is inversely proportional to R cube. ये रहा आपका inversely proportional to distance का cube. यहां पे distance को मैंने x से रिप्रेजेंट किया है. देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब. कई लोग कहते हैं कि ऑनलाइन में साहब क्या ही पढ़ाएंगे, 4,000 रुपया लेके क्या ही पढ़ाएंगे, क्या ही कंटेंट देंगे, लाख रुपया दीजिए तो कंटेंट मिलेगा. देखिए यहां कंटेंट किसको कहते हैं. है बहुत छोटी चीज, है बहुत छोटी चीज, लेकिन अपने पेरेंट्स को जाके दिखाओ कंटेंट कहां से आता है. मतलब पता नहीं, याद आ गया मुझे. कई लोग कहते हैं, सोचना होता है ये क्या ही पढ़ाएंगे, ऑनलाइन ऑनलाइन होता है. काहे भाई, ऑफलाइन में क्या करते हो तुम? अच्छा, एनर्जी और इंटरेक्शन से पढ़ाते हो. अच्छा, हमारी एनर्जी आके देख लेना कभी. एनर्जी एंड इंटरेक्शन दोनों दिखेगा जोरदार. आओ इधर दिखाते हैं. नेक्स्ट, इफ स्प्रिंग कॉपर हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब यंग मॉडुलस की बात की. देखो यहाँ स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, ये यहां पे पढ़ाया हुआ है. नेक्स्ट देखिए बेटा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का डायमेंशन पूछा है. इससे मैच कराने के लिए देखिएगा, हर चीज का डायमेंशन एनालिसिस करके हम पहले ही बता देते हैं. ये यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 2 है. ध्यान से देखिएगा. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये रहा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये रहा, ग्रेविटेशनल फील्ड, अच्छा वो दूसरे पेज पे चला गया, चलो कोई बात नहीं. इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, कैपेसिटेंस, सब का डायमेंशन एनालिसिस करके हम देते हैं पहले ही. ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहां पे निकाल. अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया V/Q. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी बताया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी यहां से हमने बताया था U बाई मास एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम यहां से निकाल लेते हैं F इज इक्वल टू G m1m2 बटा R स्क्वायर. नेक्स्ट, ये जरा गेट का सवाल देखना, कुछ नया बनाया था क्या? ना तो ये और गेट है, ना ही ये एंड गेट है, कुछ नया बनाया था क्या? हाँ सर, कुछ तो नया बनाया था. देखो ये कौन सा गेट है? नैंड. ये कौन सा गेट है? नैंड. यहां पे नॉट और ये गेट लगा दिया. वैसा ही हम सवाल कराते हैं पूरे नए तरीके से. देखो ये गेट ना तो आज तक कभी पूछा गया था, ना ही ये PYQ में, ना ही किसी किताब में है. ये खुद बनाया गया सवाल है ताकि बच्चों को कंसेप्ट समझ आए, सारा गेट समझ आए और हाई लेवल की चीजें प्रैक्टिस हो. देखिए देखिए ना, कौन सा गेट है? नैंड. ये देखिए नैंड. यहां पे हमने नॉर लगाया है और इन दोनों का आउटपुट एंड में दिया. देखो ये एंड में दिया है. इन दोनों का आउटपुट कहां दिया? एंड में दिया. देखो एंड में दिया है. क्या सर ये ऐसे सवाल आप DPP में देते हो? नहीं, क्लास में कराते हैं. क्लास में देखिए ना ये बात, ये चीज देखिए ना. यहां पे क्या है, क्या है? ये नया सवाल दिया था ना. ऐसे सवाल तो एग्जैक्टली ऐसा सवाल तो नीट ने अभी तक नहीं पूछा था. सर नहीं, तो ऐसा सवाल अगर आ जाता तो हम क्या करते हैं? हम ऐसे सवाल की प्रैक्टिस कराते हैं. देखिए क्या, किस चीज का फर्क है? ये गेट नैंड है, ये नैंड है. हाँ ये नैंड है. क्या ये एंड है? हाँ सर ये एंड है. यहां पे एंड लगाया मैंने, यहां पे बस नॉर लगाया, बस नॉर लगाया यहां पे. ये रहा, सिर्फ यहां पे नॉर लगाया, ये अभी भी नैंड लगाया, सिर्फ इतने का फर्क है. नेक्स्ट, हाँ यहां से एक्सचेंज हो गया था. देखो नहीं, यहां ठीक लगा तो वहां एक्सचेंज होगा था, यहां ठीक लगा था. टू ट्रांसपेरेंट मीडियम A and B हैव सेपरेटेड बाय द प्लेन बाउंड्री. द स्पीड ऑफ द लाइट in those media are 1.5 into 10 to the power 8 and 2.0 into 10 to the power 8 meter per second respectively. Then critical angle for the rays. देखो यहाँ पे critical angle कैसे निकाला है? तो critical angle यहाँ पे निकाला है साइंस इज इक्वल टू μ2 by μ1. और यहाँ पे हम ये भी पढ़ाए हैं μv बराबर कांस्टेंट. देखो ना भाई साहब, ये क्रिटिकल एंगल ही तो है, साइंस इज इक्वल टू μ2 by μ1. और हमने ये पढ़ाया तो यहां से आपको μ1 v1 बराबर μ2 v2 लिखना है. ये तो ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स में हर जगह पढ़ते हैं, EM वेव में पढ़ते हैं. जहां से μ2 बटा μ1 का रेशियो, μ2 बटा μ1 का रेशियो क्या आ जाएगा? v1 by v2. यहां पे दोनों मीडियम में वेलोसिटी दिया हुआ था, इस म्यू को रिप्लेस करना था बस. क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला ये रहा, ये रहा क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला. समझ आया? नेक्स्ट देखिए, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ इतना, रेक्टेंगुलर, अच्छा रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ इतना एंड विड्थ इतना आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, अच्छा ये पूछ रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड
ऑफ लेंथ इतना मीटर, लेंथ इतना है, विड्थ इतना है, तो उसका एरिया क्या होगा? देखो यहां पे सिग्निफिकेंट डिजिट मैंने यूनिट एंड डायमेंशन में प्रॉपर डिटेल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन सबका पढ़ाया था। यहां पे क्या लिखा है? दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, देन करेक्ट रिजल्ट इज। डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन का राउंड सिग्निफिकेंट डिजिट का रूल सेम होता है मैथमेटिकल। सिग्निफिकेंट डिजिट का मैथमेटिकल रूल मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में क्या रहता है? सेम। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम रहता है। ये कराया, ये करा, देखिए सेम सवाल, सेम डिट्टो सेम। क्या है? बस यहां पे डिवीजन कराया था, वहां पे मल्टीप्लीकेशन पूछा है, और रूल एकदम सेम होता है डिवीजन मल्टीप्लीकेशन का। एडिशन भी कराया था हमने, एडिशन भी कराया था। नेक्स्ट देखना, देखना बेटा, देखना क्वेश्चन नंबर 48। अ बिग सर्कुलर कॉइल ऑफ 1000 टर्न्स एंड एवरेज रेडियस इतना, ठीक है, रोटेटिंग अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल डायमीटर, ठीक है भाई, हॉरिजॉन्टल डायमीटर इतना रेडियन पर सेकंड, इफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इतना एंड इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इज इतना, देन मैक्सिमम इंड्यूस करंट, मैक्सिमम इंड्यूस करंट क्या होगा? मैक्सिमम ईएमएफ बाय रेसिस्टेंस, मतलब मैक्सिमम ईएमएफ बाय रेसिस्टेंस होगा। अब आइए देखते हैं यहां पे मैक्सिमम ईएमएफ बाय रेसिस्टेंस। ये देखिए मैक्सिमम ईएमएफ यहां निकाला, NBA ओमेगा साइन थीटा। यहां पे ये रहा तुम्हारा सर्कुलर कॉइल, ये रहा सर्कुलर कॉइल। सर ये बहुत ज्यादा कॉइल दिख रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स n लिखा हुआ है यहां पे, देखो नंबर ऑफ लूप, ये रहा नंबर ऑफ लूप n। मैक्सिमम ईएमएफ NBA ओमेगा, n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, b क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, a क्या है? एरिया, ओमेगा क्या? एंगुलर स्पीड, सब दिया हुआ है, देख वही चीज दिया हुआ है इतना रेडियस इतना, तो एरिया लिख लेंगे, एरिया लिख लेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स बी ओमेगा। इसको बस रेसिस्टेंस से डिवाइड करके करंट निकालना था बस, इसको रेसिस्टेंस से डिवाइड करके करंट निकालना था बस। क्लियर है क्या ये बात? क्लियर है बात? ये बात समझ में आया? देखो ना यहाँ पे सर्कुलर कॉइल, देखो नंबर ऑफ टर्न्स भी है, ओमेगा से देखो डायमीटर के अबाउट घूम रहा है, देखो यहाँ पे कैसे घुमा है, हॉरिजॉन्टल डायमीटर एट रोटेटिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल डायमीटर, देखिए रहा हॉरिजॉन्टल डायमीटर। चलो तो वर्टिकल है, अरे भाई साहब लूप को ऐसे घुमाओगे ऐसे घुमाओगे, NBA ओमेगा ही होगा ना दोनों में ईएमएफ दादा। हाँ सर ये बात तो बहुत अच्छी कही आपने। और सुनिए, फ्रॉम एम्पियर सर्किट लॉ, लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया कैरिंग ए स्टेडी करंट, देन वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा, ये रहा, ये रहा अंदर में, सॉरी इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। देखिए इन देखो यहां पे लिखा है, छोटा सा लिखा है, ये तुम्हें नहीं दिख रहा क्या? ये देखना, ये देखो यहां पे देखो देखो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर को हम लीनियर वेरिएशन कहते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मैग्नेटिक फील्ड यहां पे लिखा है ना अलग से कि बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, अब इधर देखो लिखा है ना अलग से, अब इधर देखो लिनियरली इंक्रीजिंग, सॉरी linearly increasing as a function of distance r up to कहां? चल भाई तू ऊपर जा, up to the boundary मतलब अंदर, inside up to the boundary, inside b is directly proportional to r, and then decreasing as a 1 upon r dependence, ये रहा 1 upon r dependence, कहां रहा? ये रहा 1 upon r dependence। आउटसाइड में देखो, आउटसाइड में 1 upon r dependence, क्या कहते हो बोल? सेम सवाल है, सेम सवाल एग्जैक्ट। नेक्स्ट देखो, टू पेंडुलम ऑफ लेंथ 121 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर, टू पेंडुलम ऑफ लेंथ 121 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर start vibrating in a phase at some instant, the two are at their mean position in the same phase, minimum number of vibration of the shorter pendulum after which the two are again in a same phase। Oh my God, टूरू फिजिक्स, यस का टूरू MR स्टार। ये ले सवाल पढ़ना, सवाल पढ़ना, सवाल पढ़ना, सवाल पढ़ना। देखना, टू सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 5 और 20 मीटर, टू पेंडुलम ऑफ लेंथ 121 100 सेंटीमीटर। क्या चेंज किया सर? 121 को इसने 5 लिख दिया, 100 को 20 लिख दिया बस, रिस्पेक्टिवली। देखो वाइब्रेटिंग इन अ फेज आर गिवन
a small linear displacement in one direction of the same time. They will again in a same phase when pendulum of shorter length has completed. The minimum number of vibration of the shorter pendulum, देखो shorter pendulum, after which the two are again in phase. क्या चेंज किया कंसेप्ट? नहीं, डेटा चेंज किया बस. यहां पे सवाल का लैंग्वेज सेम है, सब कुछ सेम पूछा है. नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द शॉर्टर पेंडुलम, यहां पे देख the again in the phase when the pendulum of shorter length has completed इतना oscillation. pendulum of shorter length has completed इतना oscillation. देख यहां पे shorter length pendulum, ये मैं ही हूं, ठंड का समय था उस समय. हाँ यकीन का पीपीटी देख ले. कहां से आते सवाल, कहां से आते सवाल, गिन के बताना. अच्छा सारे सवाल हो गए क्या? पता ही नहीं चला. 1 घंटे का टारगेट था बेटा. जिनको सॉल्यूशन देखना था वो ट्रेंडिंग में जा रहा है वीडियो, वहां से सॉल्यूशन देख लो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. और बाकी बहुत सारे बच्चों के मैं कमेंट लगातार देख रहा था, बहुत सारे आपके डाउट है कि क्या होगा क्या नहीं होगा. तो मैंने तुम्हें एक ही चीज बताया, तुमने जितना सोचा है उन सबसे बेहतर होगा. दूसरी बात देखो, हर इंसान के लाइफ में ऐसा समय आता है जब वो बहुत उदास होता है, और ये समय ऐसा नहीं है कि एक ही बार आता है. कभी ऐसा होगा कि आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे, तो भी एक टाइम आएगा जब आप बहुत दुखी होगे अपने जीवन से, तुम्हें लगेगा क्या चल रहा है ये. सच में हमारे साथ आज भी होता है, हमारे साथ आज भी होता है. तुम्हें लग रहा होगा कि कितना सुकून का जीवन जीते हैं सर, कितना मजा आता है, लेकिन आज भी हमारे साथ ऐसा लगता है कि यार क्यों कर रहा हूं मैं ये, क्या हो रहा है इससे. हमारा जीवन खराब है, हमने कुछ नहीं किया लाइफ में. कभी कभी ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने जो किया उसका कोई वर्थ नहीं है, लगता है. लेकिन फिर वो चीजें ठीक भी होती है. तो जीवन एक उतार चढ़ाव है, और जीवन लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, और इस अनसर्टेनिटी की वजह से ही इस जीवन को जीने का मजा आता है. यही तो एक्साइटमेंट. अगर तुम्हें पता है कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, उसके बाद क्या होने वाला है, तो तुमको मजा नहीं आएगा, तुम बोर हो जाओगे. तुम्हें पता है कल क्या होगा, तो लाइफ में एक्साइटमेंट ही नहीं है कि कल मैं क्या कर दूंगा. तुम्हें पता है क्या होने वाला है, तो सारा एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा तुम्हारा, सारा एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा तुम्हारा. लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी. हमें नहीं पता कल क्या होगा, और यही चीज जो है हमें मेहनत और संघर्ष करने के लिए मजबूर करती है. और जिस दिन आपने मेहनत और संघर्ष करना छोड़ दिया ना, आपको लग रहा है कि आपका सिलेक्शन हो गया, आप कॉलेज में जाएंगे, आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तो अब गलत है. तुमको जिंदा रहने के लिए, रोटी खाने के लिए मेहनत करना ही पड़ेगा. और आज तुम 4 कदम आगे हो, इसका यह मतलब नहीं है कि कोई तुमसे 4 कदम पीछे छूट गया, वो पूरी लाइफ पीछे छूट जाएगा. या अगर तुम आज 4 कदम पीछे हो, तो यह डिसाइड नहीं करता कि तुम जीवन भर 4 कदम पीछे रहोगे. क्या पता 4 कदम पीछे तुम इसलिए आए हो कि तुम्हें लंबी छलांग लगानी हो. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो देखो, लाइफ में ना हमेशा उतार चढ़ाव आता रहता है. कभी हम खुश होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, और इस अनसर्टेनिटी की वजह से ही जीवन जीने का मजा आता है. ठीक है बेटा, तो घबराओ मत. बहुत सारी चीजें आप पूछ रहे हो, बहुत सारी चीजें पूछ रहे हो. हाँ, यकीन 1.0 को, सॉरी 2.0 को 1.0 दे दो, 1.0 को 2.0 दे दो. अरे भाई, तुम्हारा जिससे भी सिलेक्शन होना है ना, तुम्हें लगता है कि मुझे ये चाहिए तब मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, मुझे वो चाहिए तो मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, मुझे ये चाहिए तब मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, सब दे देंगे हम, सब दे देंगे हम. समझ में आया कि नहीं आया? और उससे 4 गुना ज्यादा चीज दे देंगे हम. ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्दी.